स्टडी मेंटर विद सुनील यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जनरल साइंस, जिसमें हमने एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन किया है। इसमें हम आज देखने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। इसमें हम बात करें सबसे पहले बिंदु की, तो वो है किसी पदार्थ में हम देखें तो उस पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कोई भी वो पदार्थ हो, उसमें दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक तो उसमें भौतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, एक रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अब हम समझेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जिसके आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे भौतिक गुणों में तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ उससे नहीं बनता है कि उसके आकार, आमाप, रंग, अवस्था इनमें भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, मगर पदार्थ जो है वो नया रूप प्रदान नहीं करेगा। वही क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, जैसे कि कागज व चौक के आमाप में परिवर्तन। कागज और चौक जो होता है उसका जो आमाप होता है, उसकी साइज जो होता है, उसमें परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का ठोस से और ठोस का द्रव एवं गैस से द्रव में अवस्था जो परिवर्तन होता है वो भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण माना जाता है। आरी ब्लेड को गर्म करने पर उसका रंग जो है वो भी बदल जाता है। वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि उससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, मगर उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन जरूर हो जाता है। ब्लेड, आरी ब्लेड जो है वो गर्म होकर क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, मगर उसकी साइज, आकार वही रहेंगे। क्रिस्टलीकरण, ये सभी क्या हैं, भौतिक परिवर्तन के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। इनमें से कोई भी तीन उदाहरण देकर पूछ लेगा कि इसमें भौतिक परिवर्तन से संबंधित कौन सा उदाहरण नहीं है, तो यह आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ से एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं। वो रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर वो भस्म का निर्माण करती है, तो उससे नया पदार्थ बन गया भस्म। किससे, मैग्नीशियम से। अगले उदाहरण की हम बात करें, मैग्नीशियम Mg में ऑक्सीजन O2 मिलाते हैं तो वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, MgO। फिर हम अगले उदाहरण की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में अगर हम जल मिला दें, मतलब H2O मिला दें, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। अगले उदाहरण की बात करें, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। सिरका व खाने का सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिरका, जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसमें हम अगर खाने का सोडा मिला दें, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ में वो बदल जाएंगे। अगला उदाहरण हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में हम चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH2, तो ये किस में बदल जाएंगे, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3।
3 जिसका रासायनिक सूत्र है, और इससे प्लस जल H2O। तो ये सभी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हमारे सामने आए हैं। फिर हम देख लेते हैं अन्य रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। लोहे के जंग लगना, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, प्रत्येक नए पदार्थ की खोज, ऊष्मा व प्रकाश का निर्मुक्त होना, ध्वनि परिवर्तन, गंध उत्पन्न, गैस बनना, रंग परिवर्तन, किसी भी पदार्थ का जलना, ये सभी जो उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इन दोनों के उदाहरणों में आप अंतर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम एक कागज़ देखते हैं, कागज़ लेते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो हम देखेंगे इससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है। इसको वापस हम चिपकाएंगे तो ये वही रूप धारण कर लेता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने चित्र के माध्यम से प्रकट हुआ है। दूसरा, यहाँ जो आप उदाहरण देख रहे हैं, लोहे के जंग लगना, तो यहाँ ये लोहे का टुकड़ा है और इस पर यह जंग लगा हुआ है। यहाँ कबाड़ पड़े हुए हैं, सभी में जंग लगा हुआ है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रकट है। अब हम देखते हैं अगले बिंदु। इस चित्र में आप देखोगे तो आपको मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखोगे तो आपको 2 जार दिखाई देते हैं जिनमें कॉपर सल्फेट विलयन डला हुआ है। इनको लोहे के साथ अभिक्रिया करवाने पर इनका रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कॉपर सल्फेट जो है, इसमें इसकी लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करवाई गई है, तब तो इसका रंग क्या है, नीला है। जैसे ही लोहे के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब इसके अंदर हम ब्लेड डालते हैं, तो ब्लेड जो है उसके जंग लग जाता है और वो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। और जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो भी लोहे के साथ अभिक्रिया करने पर उसका रंग जो है वो हल्का हरा हो जाता है, मतलब वो आयरन सल्फेट के रूप में हमें दिखाई देता है। इस चित्र में हम देखें तो चूने के पानी से गैस निकालने की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। यहाँ हम देखें 2 परख नली हैं, इनमें ये पाइप लगा हुआ है। इसमें हम देखें तो इसमें सिरका और खाने का सोडा जो है उसका मिश्रण मिला हुआ है। यहाँ हम इसमें देखें तो इसमें ये चूने का पानी है। ऊपर हम बात करें, पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निर्मुक्त हो रही है। तो ये चित्र भी हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो वो है लोहे को खुले में छोड़ने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, उसे कहते हैं जंग लगना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर लोहे को ऑक्सीजन और जल से दूर रखा जाए तो उसके जंग नहीं लगता है। लोहे के जंग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन और जल उसके साथ मिल जाते हैं। आगे हम रासायनिक सूत्र से भी इसको देख लेते हैं। लोहा मतलब Fe, फेरियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया है O2 और इसके साथ जल मिला हुआ है H2O। तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये जंग में बदल जाते हैं, मतलब आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसमें ये बदल जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लोहे पर जिंक को क्रोमियम या जस्ता भी कहा जाता है। लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ानी हो तो ये जो प्रक्रम है ये यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, कि लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल
तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो स्टेनलेस जो स्टील है वो किससे मिलके बनता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज, इनके मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसके बर्तन हम घरों में काम में लेते हैं। अगला बिंदु है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसको देख लेते हैं। यहाँ हम देखें कॉपर के क्रिस्टल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें कॉपर सल्फेट है और दोनों में यहाँ हमें ये जो है ये इसी का भाग है। तो इसके ये जो चित्र है ये हमें क्रिस्टल जो हैं ये हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। आज के वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ स्थित है, लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 7 मीटर से भी ज़्यादा है। और इस लौह स्तंभ के भार की बात करें तो ये 6000 किलोग्राम से भी अधिक है और इसे 1600 वर्षों पहले बनाया गया था। और इसकी खास बात यह है कि इस पर आज तक भी जंग नहीं लगा हुआ है। ये खुले में निर्मित है और इसमें हमें देखें तो इसको ऑक्सीजन और जल दोनों इस मिश्रण जो है वो इस पर गिरते हैं, फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं कि ये लौह स्तंभ कैसा है। इस चित्र में देखें तो ये लौह स्तंभ लोहे का बना हुआ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये देखते जाएं तो ये 7 मीटर से भी अधिक ऊंचा है और इसका वज़न जो है वो 6000 किलोग्राम है। 1600 साल हो गए इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।